दोस्तों सोच के देखिए, आप ऐसे देश में रहते हैं जहां का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, और उसी देश में आपको अपनी पहचान साबित करने के लिए 150 साल से भी ज़्यादा का टाइम लग जाए। आप लोगों को, सिस्टम को चिल्ला चिल्ला के थक जाएं कि आप कौन हो, आप क्या हो, पर सिस्टम है कि आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए राजी ना हो। कितनी अजीब बात है दोस्तों कि जहां हमारे पास इतना दिमाग है कि हम आए दिन नया स्पेस मिशन लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ हमारे पास इतना दिमाग नहीं है कि हम ये समझ सके कि हमारे पास में बैठा हुआ लड़का या लड़की अपनी सेक्सुअलिटी को लेके क्या फील करता है। That the existence of binary gender. Operations broke out on Thursday as the सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बहुत बड़ी कामयाबी है और अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। And it was wonderful to see how नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ LGBTQ ग्रुप के बारे में, जिनको हम बड़े ही अजीबोगरीब नामों से बुलाते हैं। क्लास में कोई सिर्फ इसलिए उनका दोस्त नहीं बनता क्योंकि उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन हमसे अलग है। अविंशु पटेल, डॉक्टर कपिल, आशा ठाकुर, भावना ठाकुर और न जाने इस कम्युनिटी से जुड़े हुए कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको हमारी इस सो कॉल्ड इज्जतदार सोसाइटी के तानों की वजह से इस दुनिया को छोड़ना पड़ गया। जहां इस देश में किसी एक इंसान के इंटरेस्ट के लिए भी कानून बनाने का प्रावधान है, उसी देश में देश की 5% पॉपुलेशन के पास 150 सालों से लेकर अभी कुछ सालों पहले तक कोई पहचान नहीं थी। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस कम्युनिटी की आइडेंटिटी की स्ट्रगल की कहानी को शुरुआत से समझते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटेन के एक राजा जिसका नाम था किंग हेनरी 8, जिसने साल 1533 में एक एक्ट बनाया जिसका नाम था द बगरी एक्ट। इस एक्ट के हिसाब से सोडोमी और बेस्टियलिटी को इलीगल घोषित कर दिया गया। इवन 1861 तक तो अगर इस टाइप के केस में कोई दोषी पाया जाता था तो उसे मौत की सज़ा भी दी जाती थी। इसी एक्ट की तर्ज पे जब 1861 में इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था तो ब्रिटिशर्स ने एक कानून बनाया जिसमें उन्होंने होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स को अननेचुरल ऑफेंस डिक्लेयर करते हुए इलीगल घोषित कर दिया। हालांकि इसमें कहीं गे या लेस्बियन इंटरकोर्स का जिक्र तो नहीं किया गया था, बस इतना कहा गया था कि नेचुरल इंटरकोर्स के अलावा जितने भी अलग सेक्सुअल इंटरकोर्स हैं वो सब इलीगल हैं, जिसमें हेट्रोसेक्सुअल लोगों के बीच में ओरल या एनल इंटरकोर्स को भी इलीगल घोषित किया गया। और आज़ादी के बाद में भी दोस्तों हमने इस कानून को अपने संविधान में शामिल रखा। साल 1988 में एक एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन नाम से एक आंदोलन चला जो दिल्ली में स्टार्ट हुआ था, और इसने एक रिपोर्ट निकाली लेस देन ए गे ए सिटीजन नाम से। और इस रिपोर्ट में उन्होंने सेक्शन 377 को हटाने की मांग रखते हुए LGBTQ ग्रुप के राइट्स के बारे में बात की। साल 1994 में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी डाली, पर इसका कुछ हुआ नहीं। इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है दोस्तों जब साल 2001 में एक नाज फाउंडेशन नाम से NGO है जिसने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली जिसमें ये LGBTQ ग्रुप के संवैधानिक अधिकारों की मांग रखते हुए सेक्शन 377 को हटाने की मांग रखते हैं। ये NGO बेसिकली HIV एड्स और सेक्सुअल हेल्थ को लेके काम करता है। पर साल 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया सुनने से भी, ये कहते हुए कि ये पिटीशन देश के कानून की वैधता पर सवाल उठा रहा है और ना ही इसमें कोई लोकस स्टैंडी है। पर नाज फाउंडेशन भी कहाँ मानने वाला था दोस्तों। दिल्ली हाई कोर्ट के इस पिटीशन को ना सुनने के खिलाफ नाज फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक फिर से पिटीशन डाल दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने इस केस की हियरिंग की परमिशन दी और इस केस को दोबारा दिल्ली हाई कोर्ट को भेज दिया। और अब दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस को चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह और जस्टिस एस मुरलीधर की निगरानी में लड़ा जाने लगा। और फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पाया दोस्तों कि सेक्शन 377 एक इंसान के बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में लिखे हुए हैं। और इन सब फंडामेंटल राइट्स का हवाला देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 377 के उतने पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक घोषित कर दिया जो होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स को इलीगल बताता है। और फाइनली 2 जुलाई 2009 को दिल्ली हाई कोर्ट ने होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स को लीगल घोषित कर दिया। और ये वो पहला टाइम था दोस्तों जब LGBTQ ग्रुप के लोगों ने इस देश की हवा में पहली बार खुल के सांस ली। historic judgment by the Delhi High Court which has decriminalized homosexuality. Celebrations on the streets of New Delhi. People here are rejoicing over a High Court ruling legalizing homosexual sex. Decriminalizing homosexuality for India's gay and lesbian population. पर शायद इस कम्युनिटी की खुशी को लोगों की नज़र लग गई और ये खुशी ज़्यादा दिन चल नहीं पाई। कुछ ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक पिटीशन डाल दी जिसमें वो ये तर्क दे रहे थे कि अगर सेक्शन 377 को हटा दिया जाएगा तो देश का युवा होमोसेक्सुअलिटी की तरफ चल पड़ेगा
और राइट टू प्राइवेसी का मतलब ये नहीं है कि लोगों को प्राइवेसी में कोई भी क्राइम कमिट करने का अधिकार दे दिया जाए। साथ में उनका ये भी मानना था कि दिल्ली हाई कोर्ट का ये डिसीजन देश के मैरिज इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ है। और इन सब में 2013 का सुरेश कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन का केस सबसे फेमस है। इस केस के लिए 2 जजेस की बेंच बनी, जिसमें जज GS सिंघवी और जज SJ मुखोपाध्याय थे। और 11 दिसंबर 2013 को सेक्शन 377 को फिर से लागू कर दिया गया, ये कहते हुए कि इसके ऊपर कानून पार्लियामेंट में ही बनाया जा सकता है और ये कानून कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स के खिलाफ है, ना कि किसी क्लास के खिलाफ है। पर लड़ाई जब पहचान की हो तो इंसान चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता। अब होता कुछ यूँ है कि 27 अप्रैल 2016 को फिर से 5 पेटिशनर्स ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 377 के खिलाफ एक पेटिशन डाल दी। इन 5 पेटिशनर्स में देश के फेमस डांसर और कोरियोग्राफर नवतेज सिंह जौहर, जर्नलिस्ट सुनील कुमार, शेफ रितु रलमिया, हॉस्टेलियर अमरनाथ, केशव सूरी और एक बिजनेस वूमेन कपूर शामिल थी। और ये पिटीशन पहले 26 जून 2016 को एक जजेस की बेंच के सामने रखी गई, जिसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया TS ठाकुर, जस्टिस बोबडे और जस्टिस AK भूषण शामिल थे। और बाद में इन सब जजेस की बेंच ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इस केस को उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी के आगे रखा जाना चाहिए। और बाद में 8 जनवरी 2018 को दीपक मिश्रा जी ने ये डिसाइड किया कि इस केस को 5 जजेस की एक बेंच के सामने रखा जाएगा। और 17 जनवरी 2018 से इस केस की सुनवाई इस बेंच के सामने स्टार्ट होती है। और इस 5 जजेस की बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिणी फाली नरीमन, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल थी। और फाइनली दोस्तों 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट का वो हिस्टोरिकल लैंडमार्क डिसीजन आया जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम वही डिसीजन दिया जो 9 साल पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि सेक्शन 377 आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19A और आर्टिकल 21 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है और सेक्शन 377 के उतने पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जो होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स को इलीगल बताता है। हालांकि इसके अंदर असहमति से किया जाने वाला इंटरकोर्स और जानवरों के साथ किया जाने वाला इंटरकोर्स अभी भी इलीगल ही था। अब सुनने में तो ये कहानी का हैप्पी एंडिंग लग रहा है दोस्तों, पर ऐसा नहीं है। आज भी इस कम्युनिटी के लोगों के पास बहुत सारे अधिकार नहीं हैं, जैसे शादी का अधिकार, बच्चे गोद लेने का अधिकार। और तो और इस कम्युनिटी के लोगों के पास ये अधिकार भी नहीं है कि ये अपने माता पिता की प्रॉपर्टी को विरासत में ले सकें। आज के टाइम में जब मैं ये वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ, उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट में ये कम्युनिटी अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। देश का कानून तो इनको जब इनका हक देगा तब देगा, लेकिन कम से कम हम तो इनको ढंग से ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम और आप इस कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमें इतना तो चाहिए कि हम इनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके इनका मजाक ना बनाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।